हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं देवेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल देवेंद्र क्लासेस में। तो आज क्लास होगी हिंदी की, तो हिंदी से प्रारंभ करते हैं। पहली ये जो बेसिक हिंदी की है, हिंदी के बारे में समझेंगे। तो देखिए क्या है बच्चों, तो हिंदी के विषय में है हिंदी की उत्पत्ति या भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। तो देखिए अच्छे से नोट कीजिएगा इसके बारे में। तो पहला पॉइंट आता है ना, भाषा की उत्पत्ति कैसे होती है। भाषा की उत्पत्ति तो सिंपल सी बात है, भाषा की उत्पत्ति के बारे में आपको लिखना है। संस्कृत के भास नामक धातु से, भास नामक धातु से भाषा की उत्पत्ति होती है। भाषा की उत्पत्ति होती है प्यारे बच्चों। सिंपल सी बात है, यदि आपसे पूछा जाए, कभी नहीं पूछा जाएगा लेकिन बेसिक बात है, भाषा की उत्पत्ति कहाँ से होती है, कौन से शब्द से होती है। तो भाषा की उत्पत्ति संस्कृत के भाष नामक धातु शब्द से। कौन से शब्द से? ये संस्कृत भाषा है, संस्कृत के भाष नामक धातु शब्द से भाषा की उत्पत्ति होती है प्यारे बच्चों। अब आगे चलते हैं। अगला मुद्दा यहाँ आता है कि सबसे प्राचीन भाषा भारत की अथवा विश्व की पढ़ सकते हो। भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी थी? सबसे प्राचीन भाषा कौन सी थी भारत की? तो आपको उत्तर आना चाहिए। आपके दिमाग में बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, पाली बताएंगे, प्राकृत बताएंगे, आप अपभ्रंश अपभट्ट बताएंगे, नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो देखिए भारत की सबसे प्राचीन भाषा थी संस्कृत। भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी थी प्यारे बच्चों? संस्कृत थी। क्यों थी संस्कृत? तो संस्कृत इस वजह से थी, देखिए आप। अगला मुद्दा आता है सबसे प्राचीन ग्रंथ। सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा था हमारा? सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा था हमारा? ऋग्वेद। ऋग्वेद था। बिल्कुल, आपने जीएस पढ़ी होगी तो ऋग्वेद के बारे में पढ़ा होगा। चारों वेदों में सबसे पहले रचना ऋग्वेद की थी। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ था हमारा। तो ऋग्वेद कौन सी भाषा में लिखा गया? संस्कृत में लिखा गया। ठीक है, तो संस्कृत भाषा में लिखा गया। तो संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा हो गई कि नहीं हो गई? तो सबसे प्राचीन भाषा थी संस्कृत, जो कि ऋग्वेद था। वैज्ञानिक कारण इसका आप देखोगे यहाँ पे, आप कहोगे साहब बताओ कौन सी वर्ष की बात है? तो 1500 ईसा पूर्व लिखा गया था। ऋग्वेद की जो रचना हुई थी वो 1500 ईसा पूर्व, मतलब लगभग ईसा मसीह के 1500 वर्ष पहले, जन्म से 1500 वर्ष पहले ऋग्वेद की रचना हो गई थी। तो जो ऋग्वेद की रचना हुई थी वो कौन सी भाषा में हुई थी? वो संस्कृत में हुई थी। इस वजह से सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद को माना जाता है। ऋग्वेद की जिस भाषा में रचना हुई वो सबसे प्राचीन भाषा होगी या नहीं होगी, आप खुद तय कर लेंगे इस बात को। तो 1500 ईसा पूर्व इसकी रचना प्यारे बच्चों हुई थी। आप इसे नोट कर लेना, बेसिक सी बात है बस। सबसे प्राचीन भाषा कौन सी थी, सबसे प्राचीन वेद कौन सा था। और एक और मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें एक हमारा ऋग्वेद है, ऋग्वेद, और एक है अवेस्ता। ये दो ग्रंथ हैं, ये दोनों समकालीन ग्रंथ हैं। ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ और ये ईरान का सबसे प्राचीन ग्रंथ। इन दोनों ग्रंथों को समकालीन माना जाता है, अवेस्ता को और प्यारे बच्चों ऋग्वेद को। दोनों ग्रंथों को समकालीन माना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा हिंदी पर ही आगे चलते हैं, आगे चर्चा करते हैं। आप इन्हें नोट करोगे, ये बड़ी बेसिक सी बात है, इस वजह से मैंने जल्दी बता दिया। अब देखिए किस तरीके से हिंदी का विकास हुआ है, हिंदी की उत्पत्ति किस तरीके से हुई है। तो हिंदी के इस विषय में चर्चा करते हैं। तो हिंदी के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा देखिए। सबसे पहले सबसे प्राचीन भाषा कौन सी बनी? संस्कृत। संस्कृत को दो भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में बांट दिया प्यारे बच्चों? संस्कृत को दो भागों में बांट दिया गया। तो देखिए एक भाग था वैदिक संस्कृत। कौन सा था? वैदिक संस्कृत, संस्कृति या संस्कृत बोल सकते हो। और दूसरा था लौकिक, लौकिक संस्कृत। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं ब्राह्मण संस्कृत, या उसी को बोलते हैं उत्तर संस्कृत, ये बोला जाता है। मतलब तीन तीन नाम है, आप कुछ ही बोल सकते हो। लौकिक संस्कृत, ब्राह्मण संस्कृत या उत्तर संस्कृत आप कह सकते हो। और इधर था वैदिक संस्कृत। तो चूंकि मैंने आपको बताया सबसे प्राचीन भाषा थी, तो ये प्राचीन भाषा दो हिस्सों में बटी आगे चल करके। तो दो हिस्सों, एक हिस्सा था इसका वैदिक, एक हिस्सा था लौकिक। तो वैदिक के उदाहरण, वैदिक संस्कृति किसे कहते हैं या संस्कृत किसे कहा जाता है, या संस्कृति लिखना है आपको, किसे कहा जाता है। तो देखिए इसके जो उदाहरण है, वैदिक संस्कृत के अंतर्गत मतलब वेदों की संस्कृत है ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद,
और अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद, इन चारों वेदों का ही उदाहरण किसके अंतर्गत आता है? वैदिक संस्कृत के अंतर्गत आता है। कहने का मतलब संस्कृत के वैदिक काल में इनकी रचना हुई थी। इन चारों को मिलाकर के क्या बोलते हैं? संहिता कहते हैं। इन चारों को मिलाकर के, इन चारों वेदों को मिलाकर क्या बोलते हैं बच्चों? संहिता कहा जाता है। अब आ जाइए दूसरे पोर्शन पर। लौकिक संस्कृत के अंतर्गत कौन सी रचनाएं आती है? इसके उदाहरण यदि आप देखना चाहें तो ब्राह्मण संस्कृत कैसे कहते हैं, या उत्तर संस्कृत कैसे कहते हैं, या लौकिक संस्कृत कैसे कहते हैं प्यारे बच्चों? तो देखिए इसके उदाहरण है। इसमें किसकी रचना होती है? रामायण की रचना होती है, महाभारत की रचना होती है। यहाँ पे महाभारत इसके उदाहरण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, वेदांगों की, वेदांग, वेद अलग है, वेदांग अलग है। ठीक है, आप याद रखेंगे। उपनिषदों की, ठीक है, रामायण महाभारत वेदांग उपनिषद। पुराणों की, पुराण कितने? भारतीय संस्कृति में 18। उपनिषद कितने? 108। वेदांग कितने? 6। और ये तो एक एक ही ग्रंथ है, आपको पता है। रामायण एक है, महाभारत एक है, वो अलग अलग है कि वाल्मीकि जी ने संस्कृत में लिखा है और रामचरितमानस को लिखा गया है तुलसीदास जी द्वारा, वो एक अलग चर्चा है, अलग बात है। तो ये उदाहरण किसके अंतर्गत आते हैं? लौकिक संस्कृत के अंदर, या ब्राह्मण संस्कृत के, या उत्तर संस्कृत के अंदर आप इसे नोट कर सकते हो। इस तरीके के उदाहरण। कहने का मतलब संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा होकर के वेदों की रचना वैदिक काल में होती है, वैदिक संस्कृत में होती है, और लौकिक संस्कृत में इनकी रचना होती है। तो समझ पाए होंगे आप, जो बेसिक बात है, बस स्ट्रक्चर है आपको समझने के लिए। आप इन्हें नोट कर लेंगे, मैं आगे चलता हूँ। आप इसे वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रिपीट करके आप देखिए और नोट कीजिए। ठीक है, मैं नेक्स्ट आपके सामने चलता हूँ। तो देखिए हिंदी का विकास किस तरीके से होता है सर? यहाँ से हिंदी का आरंभ होता है। तो संस्कृत थी, आपको पता है, संस्कृत को मैंने 2 हिस्सों में बांटा। 2 हिस्से कौन कौन से थे? एक वैदिक संस्कृत थी यहाँ पर, ठीक है जी, और दूसरी थी लौकिक संस्कृत। जो दूसरा हिस्सा था लौकिक संस्कृत का था। ठीक है, अब यहाँ से क्रम चलता है, इसे मैं हटा देता हूँ, वैदिक काल को, वैदिक संस्कृत को। तो सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ेंगे यहाँ? लौकिक संस्कृत पढ़ेंगे। लौकिक संस्कृत के बारे में आप नोट करेंगे। तो जैसे ही समय चलता गया, समय बढ़ता गया, तो लौकिक संस्कृत के बाद लौकिक संस्कृत, और लौकिक संस्कृत के बाद किसका जन्म होता है? किस भाषा की उत्पत्ति होती है? इसमें से उत्पत्ति होती है पाली भाषा की। पाली भाषा की उत्पत्ति होती है। ये भाषाओं का क्रम इस तरीके से हुआ, इसे आप नोट करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि इसके बाद फिर आती है पाली भाषा का जन्म। आप एक तरीके से लिख सकते हो जन्म होता है, पाली भाषा का जन्म होता है। ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा था इसमें, ये आम जन की भाषा थी। आम जन की भाषा थी। किसकी भाषा थी? आम जन की भाषा थी। तीसरा मुद्दा इसमें पढ़ना चाहेंगे तो पाली भाषा में आप पढ़ लेंगे, यह बौद्ध धर्म में इस्तेमाल की गई। बौद्ध धर्म की भी क्या थी? भाषा थी ये। पाली भाषा आपने पढ़ा होगा, बौद्ध ग्रंथों की प्रमुख भाषा थी। कौन सी थी? पाली भाषा। बौद्ध ग्रंथों की, जितने भी बौद्ध ग्रंथ आप पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, पाली भाषा होती है। पाली भाषा के बाद आगे जो विकास होता है वो अगली भाषा का विकास होता है। अगली भाषा कौन सी भाषा आती है? प्राकृत। पाली के बाद प्राकृत भाषा का जन्म होता है। तो प्राकृत का मतलब होता है, इसका अर्थ होता है प्राकृत का स्वच्छ या स्वच्छंद, कैसे भी बोल सकते हो आप, या नैसर्गिक। ठीक है, ये इसका अर्थ होता है प्राकृत भाषा का। प्राकृत मतलब प्राकृतिक, प्राकृत मतलब स्वच्छ भाषा, स्वच्छ भाषा मतलब स्वच्छंद, है ना। स्वच्छंद मतलब नैसर्गिक, नैसर्गिक का मतलब भी प्राकृतिक से ही होता है, प्राकृतिक भाषा। इसका एक सेकंड पॉइंट और पढ़ लेंगे आप। प्राकृतिक भाषा का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कहाँ होता था? जैन धर्म में। जैन धर्म में प्राकृत भाषा का इस्तेमाल प्यारे बच्चों होता था। अब प्राकृत भाषा के बाद कौन सी भाषा का जन्म होता है? प्राकृत भाषा के बाद जो भाषा जैसे ही आगे क्रम चलता है तो जन्म होता है, उत्पत्ति होती है। तो वो उत्पत्ति होती है अपभ्रंश की। किसकी उत्पत्ति होती है प्यारे बच्चों? अपभ्रंश की। तो अपभ्रंश भाषा की यहाँ पर उत्पत्ति होती है। तो अपभ्रंश का मतलब होता है भ्रष्ट भाषा थी, जैसे माना जाता है इसके बारे में, भ्रष्ट भाषा या बिगड़ी हुई भाषा। बिगड़ी हुई भाषा, इसका मतलब यह है कि इसके कोई नियम कानून वगैरह नहीं थे इसे पढ़ने के लिखने के, इस वजह से इसके बारे में कहा गया कि भ्रष्ट भाषा थी या बिगड़ी हुई भाषा, अपभ्रंश। अब अपभ्रंश के बाद क्या होता है? इसी का उपनाम होता है एक दूसरा नाम। जैसे सभी के घरों के नाम होते हैं, कॉलेज नाम अलग होता है, कॉलेज लाइफ नाम अलग होता है, और घर का प्यारा नाम अलग होता है। जैसे अच्छा, सभी लोग जो परिवार के होते हैं वो करते हैं, इसी के परिवार का आप समझ लीजिए अपभ्रंश का एक दूसरा नाम था। जैसे बोला गया अभट्ट,
क्या बोला गया? अवहट्ट बोला गया। ठीक है, तो अपभ्रंश का ही दूसरा नाम क्या था? अवहट्ट था। उत्पत्ति होती है अपभ्रंश की, अपभ्रंश को क्या आ जाता है? अवहट्ट कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से उत्पत्ति चलती। अब आते हैं यहाँ इस तरफ, देखिएगा यहाँ आप लिख लोगे अपभ्रंश। ठीक है, अपभ्रंश तक हम चले। अपभ्रंश को क्या बोला जाता है? अवहट्ट बोला जाता है, आप लिख लेंगे। ठीक है, अपभ्रंश के बाद जो जन्म होता है वो जन्म होता है प्यारे बच्चों हिंदी का। हिंदी यहाँ पे आती है। आप इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ेंगे प्यारे बच्चों और अच्छे से इसे नोट कर लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हिंदी का यहाँ जन्म होता है। हिंदी का जन्म किस में तो होता है? अपभ्रंश में से हिंदी का जन्म होता है। आपसे पूछा जाएगा हिंदी की उत्पत्ति कौन सी भाषा में से हुई है? हिंदी की उत्पत्ति आप बताएंगे अपभ्रंश में से हुई है। ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने इस तरीके से आप पढ़ लेंगे इसे, है ना। अपभ्रंश, अपभ्रंश का ही दूसरा नाम अवहट्ट था, और अवहट्ट के बाद हिंदी का जन्म होता है। मैंने इधर लिख दिया अपभ्रंश में से, क्योंकि प्रश्न जब भी बार जितनी बार आया वो ऑप्शन में क्या देता है? अपभ्रंश ही आपको लिखा हुआ मिलेगा। अवहट्ट आया तो ज़्यादा अच्छी बात है, वो भी उसका उप नाम है, आपके सामने मैंने लिखा है। तो ये स्ट्रक्चर रहता है हिंदी की उत्पत्ति का प्यारे बच्चों, है ना। संस्कृत में, संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा थी। संस्कृत को दो भागों में बांटा, वैदिक में और लौकिक में। तो वैदिक में वेदों की रचना होती है, लौकिक में रामायण महाभारत पुराण उपनिषद वगैरह वेदांगों की इनकी रचना होती है। इसके बाद लौकिक में से कौन सी भाषा उत्पत्ति होती है? पाली, जो कि उस समय बोला जाता है आम जन की भाषा थी, प्रत्येक व्यक्ति की भाषा थी, आम नागरिक की भाषा थी। और बौद्ध धर्म में सबसे ज्यादा ग्रंथों को लिखा गया इसमें। उसके बाद प्राकृत भाषा जन्म होता है, जैसे स्वच्छ या बढ़िया या साफ सुंदर भाषा कहा जाता है। फिर अपभ्रंश, भ्रष्ट या बिगड़ी हुई भाषा कहते हैं। उसके बाद अपभ्रंश का एक उपनाम था अवहट्ट, और अवहट्ट या अपभ्रंश में से जन्म होता है फाइनली हिंदी का जन्म होता है प्यारे बच्चों। तो अब चर्चा करते हैं हिंदी के बाद आगे। नेक्स्ट देखिए, हिंदी का जन्म होता है। फिर अब हाँ, इसे मैं हटा देता हूँ, जो पूरा पैराग्राफ फिर एक बार आएगा आपके सामने, तो इसे आप नोट कर लेंगे आराम से। देखिए, अपभ्रंश हिंदी का जन्म हो जाता है यहाँ, तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले अपभ्रंश। अपभ्रंश भाषा जो थी 7 प्रकार की थी। अपभ्रंश भाषा कितने प्रकार की थी? 7 प्रकार की थी। ये 7 प्रकार की है। अपभ्रंश भाषा कितने प्रकार की है? 7 प्रकार की है। तो वो देखिए कौन कौन से 7 प्रकार है। किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ अपभ्रंश की बात कर रहे हैं, अपभ्रंश भाषा की बात कर रहे हैं। वो कितने प्रकार की है? 7 प्रकार की है ना। एक एक करके देखिएगा। तो देखिए एक एक करके। सबसे पहले आपने बहुत पढ़ा होगा इसे, तो सबसे ज़्यादा यही पढ़ा होगा, शॉर्ट श्रेणी अपभ्रंश, और पेपरों में भी आती है सबसे ज़्यादा। ठीक है, शॉर्ट श्रेणी अपभ्रंश परीक्षाओं में आती है। क्यों आती है? आगे इसका उत्तर मिलेगा। उसके बाद आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा तो आप पढ़ लेंगे। ये खस अपभ्रंश था। ठीक है, एक पिशाची अपभ्रंश थी भाषा। ठीक है प्यारे बच्चों, एक व्याकरण अपभ्रंश थी। ठीक है प्यारे बच्चों, एक आएगी महाराष्ट्रीय अपभ्रंश आएगी प्यारे बच्चों, एक भाषा। ठीक है जी, और एक आएगी आपकी अर्धमागधी अपभ्रंश आएगी प्यारे बच्चों, और एक आएगी आपके सामने मागधी या मगधी अपभ्रंश। ओके, तो ये थे 7 प्रकार की अपभ्रंश भाषाएं। कितनी थी? 7 हो गई होंगी मेरे ख्याल से। नंबरिंग करके देख लो, अगर 7 नहीं हुई तो फिर बढ़ा देंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये 7 प्रकार की अपभ्रंश भाषाएं थी। ठीक है, तो ये भी याद करना है। अपभ्रंश कितने प्रकार की? 7 प्रकार की अपभ्रंश थी, और 7 प्रकार की आपके सामने है। इनमें से फिर निकलती हैं, इनमें से भाषाओं का जन्म होता है। तो इस तरफ मैं लिख देता हूँ आपके लिए, आप पॉइंट बना के लिख लेंगे। हिंदी में 5 उपभाषाएं हैं। कितनी है? 5 उपभाषाएं हैं हिंदी में। इस बात को नोट करेंगे, हिंदी में 5 उपभाषाएं। सेकंड बात लिखेंगे, हिंदी में 18 बोलियां हैं। कितनी बोलियां हैं हिंदी में? 18 बोलियां हैं प्यारे बच्चों हिंदी में। ठीक है, 5 उपभाषाएं, और 5 उपभाषाओं के अंतर्गत कितनी आएंगी? 18 बोलियां आएंगी। इस बात को नोट कर लेंगे, जो एग्जाम में पूछा गया हिंदी में कितनी बोलियां आती है? 18।
कितनी उपभाषाएं हैं? 5 उपभाषाएं। उपभाषा मतलब उपभाषा इसे कहते हैं जो एक विस्तृत और एक बड़े क्षेत्र पर बोली जाती है, और बोली उसे कहते हैं एक लोकल क्षेत्र पे, एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है, वो बोली होती है। बोली का कोई अता पता नहीं होता है, इसके जन्म का अता पता नहीं होता है, ये स्थानीय स्तर पर लोगों द्वारा प्रचलित हो जाती है, उसी भाषा में सभी लोग बात करते हैं। जैसे हम भी एक बोली के अंतर्गत आते हैं। ब्रजभाषा क्या एक बोली है ना, जो हमारे आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है, जिसमें आगरा ले लीजिए, मथुरा ले लीजिए, वृंदावन, बरसाना, है ना, मैनपुरी ले लीजिए, फिरोजाबाद ले लीजिए, कौन सी बोली जाती है? ब्रजभाषा बोली जाती है। ये भी एक बोली के अंतर्गत आती है। जिस भाषा का कोई अता पता ना हो, जिस बोली का कोई अता पता ना हो, वो बोली के अंतर्गत आती है ना। तो कितनी 18 बोलियां हैं। उपभाषा कितनी है? 5। तो उपभाषा इसी में से निकलेंगे, है ना। तो निकालते हैं, देखिए उपभाषा सभी में से। तो देखिए शॉर्ट श्रेणी में से सबसे पहले गुजराती आप लिख लेंगे क्या? गुजराती थी, राजस्थानी, गुजराती, राजस्थानी, और एक आता है इसके अंतर्गत पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी मैं थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूँ, लेकिन आप समझ लीजिएगा और रिपीट करके देखेंगे तो समझ में आएगा, है ना। गुजराती का जन्म होता है किसमें से? शॉर्ट श्रेणी अपभ्रंश में से। राजस्थानी का जन्म होता है, और पश्चिमी हिंदी का। इसमें से उपभाषा कितनी? उपभाषा 2 है इसमें से, जो हमें कितनी निकालनी है? 5 निकालनी है। तो एक उपभाषा पश्चिमी हिंदी है और एक उपभाषा राजस्थानी है प्यारे बच्चों। खस अपभ्रंश पे आ जाते हैं, उसके बाद पिशाची अपभ्रंश पे आते हैं। यहाँ से जन्म होता है पहाड़ी हिंदी का, है ना। ये भी क्या है? एक उपभाषा है, ये तीसरी उपभाषा है ना। इसके बाद आप आ जाते हैं महाराष्ट्रीय अपभ्रंश का। इसमें से तो आपको पता है मराठी भाषा का ही जन्म होता है, मराठी भाषा का जन्म होता है। ब्राचर में से सिंधी का जन्म होता है, सिंधी भाषा का जन्म होता है इसमें से। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों कई बार पूछा जाता है कि सिंधी भाषा का जन्म कौन सी भाषा में से होता है। यदि आपको नहीं पता होगा तो आप वहाँ कन्फ्यूज हो जाएंगे। आप उत्तर देंगे ब्राचर भाषा में से, ब्राचर अपभ्रंश में से, सॉरी, सिंधी का जन्म होता है। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश में से मराठी का जन्म होता है, ठीक है। पिशाची अपभ्रंश में से पहाड़ी हिंदी का जन्म होता है, जो भी क्या है? एक उपभाषा है। इसके बारे में आगे बताएंगे। अगला पॉइंट आता है अर्धमागधी अपभ्रंश में से। तो इसमें से जन्म होता है पूर्वी हिंदी का प्यारे बच्चों। अर्धमागधी में से पूर्वी हिंदी का जन्म होता है। ये भी क्या है? एक उपभाषा है। तो 3 और 1 4। मागधी अपभ्रंश में से जन्म होता है बिहारी हिंदी का, बिहारी हिंदी का जन्म होता है। और ये हो गई 5 उपभाषाएं। तो कितनी उपभाषाएं हो गई प्यारे बच्चों? 5। हिंदी में कितनी उपभाषाएं हैं? 5 है। तो इसी में से 5 उपभाषाएं निकली हैं आपके सामने। एक बार मैं इस तरफ बता देता हूँ, तो देखिए आप। पहली पश्चिमी हिंदी, याद हो जाएगी आपको। पश्चिमी हिंदी क्या है? वो भाषा है। दूसरी पहाड़ी हिंदी, ठीक है, ये भी एक उपभाषा है। तीसरी राजस्थानी हिंदी, ये भी क्या है? एक उपभाषा है। चौथी पूर्वी हिंदी, ये भी क्या है? एक उपभाषा है। 5वीं बिहारी हिंदी, ये भी क्या है? एक उपभाषा है प्यारे बच्चों। तो उपभाषा आप समझ रहे होंगे कितनी हो गई उपभाषा प्यारे बच्चों? 5 उपभाषाएं हो गई, जिनका जन्म कहाँ से होता है? इन अपभ्रंशों में से होता है। 7 अपभ्रंशों में से कहीं ना कहीं होता है। शॉर्ट श्रेणी अपभ्रंश में से पश्चिमी हिंदी, गुजराती और राजस्थानी। पिशाची अपभ्रंश में से पहाड़ी हिंदी। व्याकरण में से सिंधी अलग होती है, इसे अलग नोट कर लेंगे आप। महाराष्ट्र मराठी, महाराष्ट्र मतलब आप समझ रहे हैं महाराष्ट्र में कौन सी बोली जाती है? मराठी बोली जाती है, तो महाराष्ट्रीय मराठी। अर्धमागधी है ये, इसमें से पूर्वी हिंदी बनती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आती है? जैसे छत्तीसगढ़ आती है, बघेली आती है ना, उसके बुंदेली आती है, उसके बारे में बात करेंगे। मागधी अपभ्रंश बिहारी हिंदी आती है। बिहार में कौन कौन सी बोली जाती है? जैसे मैथिली बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है, मगही बोली जाती है। वो किसके अंतर्गत आती है? बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो आप समझ पा रहे होंगे, ये 5 उपभाषाएं हो गई। इन 5 उपभाषाओं में कितनी बोलियां निकलेंगी? 18 बोलियां 5 उपभाषाओं के अंतर्गत प्यारे बच्चों आएंगी। अब इसे आप नोट कर लेंगे, रोक करके वीडियो को, मैं आगे चलता हूँ, देखिएगा। अगला पॉइंट देखेंगे आप। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिमी हिंदी की, है ना। पश्चिमी हिंदी में से कौन कौन सी भाषा निकलती हैं? तो निकालते हैं, देखिए। पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी में से जो भाषाओं का जन्म होता है उनके बारे में बात करते हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी आती हैं बोलियां? 5 बोलियां आती हैं। पहले आप लिख लो कितनी? 5 बोलियां इसके अंतर्गत आती हैं पश्चिमी हिंदी के। तो देखिए कौन कौन सी आती है। सबसे पहले तो आप लिख लेंगे ब्रजभाषा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछी गई ब्रजभाषा किसके अंतर्गत आती है, या ब्रजभाषा का जन्म, जो बोली का जन्म होता है वो कौन सी भाषा में से होता है। तो आप उत्तर देंगे पश्चिमी हिंदी में से जन्म होता है किसका? ब्रजभाषा का। और पश्चिमी हिंदी का कहाँ से होता है? शॉर्ट श्रेणी अपभ्रंश में से होता है।
ठीक है। तो ब्रजभाषा के बाद आप लिख लेंगे कन्नौजी, ठीक है। उसके बाद लिख लेंगे आप खड़ी बोली भी यहीं आती है, ठीक है। खड़ी बोली के बाद लिख लेंगे आप हरियाणवी, हरियाणवी या इसे बोल देते हैं कौरवी। महाभारत में आपने सुना होगा कौरवों को और पांडवों का युद्ध हुआ था, तो हरियाणवी हरियाणा में ही हुआ था। तो हरियाणवी भाषा या हरियाणवी भाषा को क्या बोलते हैं? कौरवी। ये हो गई आपकी खड़ी बोली, ये हो गई कन्नौजी और ये हो गई ब्रजभाषा, और एक आ जाएगी ना बुंदेली, ठीक है। ये 5 भाषाएं किसके अंतर्गत आएंगी? ये 5 भाषाएं आएंगी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, प्यारे बच्चों आ जाएंगी, है ना। 5 भाषाएं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आ जाएंगी, बिल्कुल, ठीक है। तो इन 5 भाषाओं को आप याद रखेंगे। इन 5 भाषाओं से प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो ये पूछा जाता है कि बुंदेली का जन्म कहाँ से हुआ था, खड़ी बोली का जन्म कहाँ से हुआ था, कन्नौजी का जन्म कहाँ से हुआ, या ब्रजभाषा का जन्म कहाँ से हुआ। तो आप उत्तर देंगे पश्चिमी हिंदी से इन सभी भाषाओं का जन्म, सॉरी माफ कीजिए, इन सभी बोलियों का जन्म हुआ है। क्या है? ये सभी बोलियां हैं। कितनी बोलियां हो गई? 5 बोलियां हो गई, ठीक है। अब अगले मुद्दे पे चलते हैं प्यारे बच्चों, इस तरफ नोट कर लेते हैं अगला पॉइंट, राजस्थानी ले लेते हैं। एक वो भाषा राजस्थानी भी थी, है ना। तो राजस्थानी देखिए, राजस्थानी के अंतर्गत कितनी भाषाएं आती हैं? राजस्थानी में देखिए एक बोली जो बोली जाती है वो जयपुरी बोली होती है राजस्थानी। कौन सी बोली होती है प्यारे बच्चों? जयपुरी। एक होती है मेवाती, ठीक है।